बाप दहर खुल चुका था। मौजूदगी एक्सीडेंट क्लाइमैक्स से शुरू होते क्लाइमैक्स से शुरू करते हैं। गोली चलने की आवाज़ इस तहखाने में गूंजी तो वो 5 जो खुद ठहर गए। उनके जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। नवारद नौजवान था। सफ़ेद सलवार कमीज के ऊपर गहरे भूरा स्वेटर और साथ सिया रंग की शॉल पहन रखी थी। पीले बल्ब की रोशनी में उसकी सुनहरी हल्की बड़ी दाढ़ी चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था मगर उसकी आंखें ठंडे तासुर लिए हुए थी। बर्फ जैसा ठंडा कुछ था उसकी आंखों में जिसने पल भर के लिए उन 5 लोगों को बर्फ कर दिया था। साकिन सामत या खैर, गले आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं हम। बड़ी ही खुशदिली से और दोस्ताना अंदाज में कहते हुए कुर्सी खींच कर उनके सामने बैठा। उसके लहजे में पख्तून अंसर झलकता था। मेरा नाम बहराम खान है। वैसे तुम लोगों को मिलकर खुशी होती, मगर उसने ताराना नज़र उनके चेहरों पर डाली। फिर उसे जैसे तासुफ हुआ। तुम सबको नहीं हुई होगी। खैर, ये जस्टिफाइड है। अब मैं तुम सबको ऐसे बांध कर रखूँगा तो तुमने खुश थोड़ी होना है। अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाए हो। शादान गुस्से से पुकारा। बहराम खान की मुस्कुराहट सिमटी। दोबारा मुझे टोकना मत वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा, सर्द लहजे में कहकर वह सुल्तान की तरफ मुड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम सब के यहाँ होने का एक मकसद है। किस लिए, किस काम करते हो तुम? कौन है तुम्हारा बॉस और इसके तलवे चाटने के लिए क्या लेते हो? आपके बहराम अपनी जगह से उठा और पिस्तौल को उंगलियों में घुमाया और फिर उसे हाथ में लिया और पीछे करके पूरी कुव्वत से पिस्तौल का दस्ता उसके सर पे दे मारा। सादान साहब को दुनिया चकराती महसूस हुई और बाकी जबर और सुल्तान सपाट नजरों से उसके माथे से बहती खून की दहाड़ देखते रहे, जबकि जरकीफ ने आंखें मीच ली थी। खौफ ने उसके सारे जिस्म को जकड़ लिया था। जाहिल इंसान, तुम एक इंसान को इस तरह कैसे मार सकते हो? हसन गुर्राया था। बहराम ने गर्दन एक तरफ ढलका दिया और मड़कर दिलचस्पी से उसे देखा। यूं ही उसे देखते देखते उसने दस्ता एक बार फिर घुमाया और सादान को बगैर एक बार फिर उसका माथा जख्मी कर दिया था। इस बार वो चीख भी न सका। वारकारी था। उसने गर्दन ढलका दी। जिस्म का हर हिस्सा गनूद दर्द से चीख उठा। वो गहरे लंबे सांस लेने लगा। किसी को कुछ जानना है या मैं अपनी बात जारी रखूं? उसने मरकर उन सबको बारी बारी देखा। सादान की आंखें निखार से बंद होने लगी थी मगर उसकी जबान नहीं। मेरे हाथ खोलो, मैंने तुम्हें जिंदा गाड़ दूं। न गाड़ा तो मेरा नाम सैयद सादान सा नहीं। बहराम खां का गुस्सा एक बार फिर ऊद कर गया। उसने कनपट्टी चलाई। जबल खान यारा, दिनख्वार आशा, जबल खान यार इधर आओ। उसने तहखाने की सीढ़ियों की तरफ देखते हुए हांक लगाई। शायद वो वहाँ कोई था जो अब नीचे नहीं आया था। जबल खान के साथ अपने बाप को भी बुला लो, ज़रूरत पड़ेगी। जबर की बात पे वो मुड़ा और पिस्तौल का एक दस्ता उसके मुंह पे दे मारा। उसके होंठ से खून के फव्वारे की मांझ बहने लगे। वो अगर यहाँ खौफ हरास कायम करना चाह रहा था तो वो कामयाब रहा था। दाग आगा मुखबलावर ला वॉटेवर, पता नहीं, ये लैंग्वेज मुझे नहीं पता, शायद पश्तो है। आई नो, मुझे नहीं आती ये लैंग्वेज, तो मैं आगे का पढ़ती हूँ। खुदा की कसम, मैं इसका जबड़ा तोड़ दूंगा। उसने एक बार फिर हांक लगाई जैसे ऊपर खड़े शख्स को वार कर रहा हो। आवाज़ में सख्त तेज था। ऊपर से अब भी हल्की हल्की बातों की आवाज़ आ रही थी। साथ साथ किसी की आवाज़ भी आई। आ रहा हूँ। आवाज़ भारी थी, संजीदा थी। अब अगर अगली बार तुमने इन पे हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। ज़बान से बात करो। सुल्तान सिकदर तहक्कुम से बोला। गर्दन उठा रखी थी। बहराम भी अभी कुछ कहता कि सादान उसे दोबारा गाली निकाली। उसकी आंखें सुर्ख हुई, रगें तन गई। मजबूरी से चिल्लास उचत कम, अब ये मुझे हाथ उठाने पर मजबूर करेगा। इसका इशारा सादान की तरफ था। हसन और जरकीफ उसे चुप करवा रहे थे मगर उसे गालियां बक रहा था। बहराम ने आपके जमे हुए हाथ का मुक्का उसके जबड़े पे दे मारा। साथ 2 मुक्के उसके पेट पे मारे। उसके मुंह से खून निकलने लगा। सादान को अपने दिमाग तारीकी हल्की हिलती महसूस हुई। तुम मुझसे बात करोगे या फिर बुज़िलों की तरह
छिपो छिपते फिरोगे। जबल खान सुल्तान शादान के माथे से बहते खून को देखकर पूरी कुव्वत से गुर्राया। सीढ़ियों के पार खड़े आदमी ने अपने सामने खड़े आदमियों को जाने की इशारा किया। अगर तुम्हारे इस वजीर ने एक बार फिर से मेरे लोगों पे हाथ उठाया तो सुल्तान सिकंदर को तुम जानते नहीं हो, और ये तुम्हारा आदमी, इसका जबान बंद क्यों नहीं होता? इसको बोलने की बीमारी है। बहराम भी गुर्राया। जब तक तुम्हारा हाथ उठता रहेगा वो बोलता रहेगा। उसे बोलने की नहीं, गैरत की बीमारी है। हाथ बांध कर मारोगे तो वो मुंह से मारेगा। हसन की आवाज़ धीमी थी। उससे गुस्सा नहीं, उसे खौफ आ रहा था। आज 15 साल बाद उसे वैसा खौफ आया था जैसे वो एक बार पहले भी महसूस कर चुका, जब उसके बहनोई ने उसके सामने किसी आदमी के रान पे गोली दाग दी थी और उस शिफाकी उस बहराम के अंदर नजर आई थी। वो फर्श पे बहता खून आज उसे सुल्तान के चेहरे पे नजर आया था। हसन सुल्तान को खौफ ने जकड़ लिया था। उस खून से खौफ आता था। हमारा गैरत का क्या? दे रहा था हमको गाली दे रहा था। बात करने आया है, हम बात करने दे। तुम्हें फिर भी उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जबल खान ने सीढ़ियों पे पहल कदम कर धरा। उसकी आवाज़ तहखाने में गूंजने लगी। ये सब हमारे मेहमान हैं, तुम्हें चाहिए था कि उनसे तमीज़ से पेश आओ। तुम हमारी रिवायात का पास रखना कब सीखोगे? अब उनके करीब आ रहा था। आवाज़ में हल्की सी मलामत थी। तमाम निगाहें उसकी तरफ लग गई थी। हर समात को उसके बोलने का इंतज़ार हुआ था। वो आते ही शहर फूकने लगा था। मेरे मेहमान खाने में खुशामदीद। रोशनी उसके नाखून से वाज़ेह करने लगी। वो खुश शक्ल सा था, ज़रात कद और सुरमई आंखों वाला। चेहरे पर रुआब और संजीदगी बैकवक्त थी। उसे देखकर कई पल ठहर जाने को दिल करे। उम्मीद है मेरे भाई ने आप सबको ज़्यादा तंग नहीं किया होगा। उसके लहजे में भी पश्तो और अंसर था। वो आगे आया और सादान के करीब आकर रुका। हाथ बढ़ाकर उसके माथे की जख्म को छुआ, फिर टटोल कर देखा। आंखें छोटी हुई। फिर उसने उंगलियों की मदद से उसका जख्म पूरा खोल दिया। सादान की रूह तक तकलीफ से भर गई। ज़्यादा गहरा जख्म नहीं है, फिर भी मैं मरहम पट्टी का इंतज़ाम करवा दूंगा। 5 लोगों को कैद करके इनको मार कर इनका खून बहाकर अब उनके लिए मरहम पट्टी का इंतज़ाम कर रहा था। उसकी अजमत को कोई सलाम। मैं आपके लीडर से बात करना चाहूँगा। उसने जेब से रुमाल निकाल कर सादान के चेहरे से खून साफ करना चाहा। वो पीछे हुआ। जबल ने उसकी गर्दन से हाथ डालकर उसे जगह जमा दिया। कॉपरेट करेंगे, हम भी करेंगे। जख्म साफ करके वो जो ही मुड़ा, उसकी नज़र जरखीब से टकराई। सुरमई आंखें एक पल के लिए बिल्कुल बदल गई। उसमें कुछ आया था, कोई चमक से। अगले ही पल वो दोबारा सख्त हुए। जरखीब उसे देख आंखें मीच गई थी। उसे ये आंखें मीचना बुरा लगा था, बहुत बुरा। मैं कुछ वक्त बाद आऊँगा, तब तक आप लोग अपना लीडर या फिर स्पॉक्स में चुन लें मैन चुन ले। उसने ऊपर आवाज़ देकर किसी को बुलाया। कोई तेज जीने फलांग से आया। उसके गले में कैमरा लटक रहा था। ये मेरा भांजा है अशफंद। जबल ने लड़के की तरफ इशारा किया। बहुत अच्छा ग्राफर है। अब आप ज़रा तस्वीर लेने दें उसे। उसने यूं ही बहला रहा था जैसे कच्ची पक्की की स्टूडेंट हो, या जैसे उनका फोटोशूट प्राइम टाइम में छपना था। लहजा ऐसा मुलायम था जैसे उन 5 लोगों से बेहद मोहब्बत करता हो। तस्वीर लेने के लिए उन्हें तक न करनी पड़ी। अगर कोई तस्वीर न खिंचवाता तो बहराम की पिस्तौल का दस्ता उसकी 14 तबक रोशन कर देता। चंद पल बाद लड़का तस्वीर लेकर बाहर निकल गया। क्या तुम ये तस्वीर हमारे घर वालों को भेजोगे? अगवा बराए तवान राइट? जरकीब ने उसके सारे वक्त में पहली बार बोली थी। जबल ने उसे नहीं देखा था। अगर उसे दोबारा देखने की गलती कर सकता था तो दोबारा नज़र जंजीर होती हैं, वो बंद नहीं सकता था। दिमाग पे जोर दें और सोचते रहें कि कुछ बाद मुलाकात होगी। वो कहते हुए बहराम को इशारा करता। जिस तरह आया था उस तरह चला गया। वो पीछे से उसे आवाज़ें देते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। मौजूदगी वो 5 लोग अपनी इस जगह मौजूदगी को कबूल नहीं कर पाए थे। यार, यह क्या तरीका है? बाहर आते ही बहराम नाखुशी से बोला था, तुम्हें मुझे फ्री हैंड देना था और वक्त क्यों दिया? उनको भी मार मार कर उनको लेवल कर देता। जबकि जबल ने ठहर कर उसे देखा। तुमने मार कर उन्हें खौफजदा किया है। मैं तस्वीर निकलवा कर उनका दिमाग दूसरी रुख पे कर दिया है। मैं उन्हें कमज़ोर कर रहा था, थका रहा हूँ। तुम खेल के उसूल से नावाकिफ़ हो बहराम। उसने अपने छोटे भाई का कंधा थपका और आगे बढ़ गया। वो लातों के भूत हैं, बातों पे उनसे असर नहीं करेगी। बहराम नागवारी से बोला, मगर कुछ कर नहीं सका। बिसात मोहरे
पे मोहरे ये खेल उसका नहीं था। वो बस एक सिपाही था और एक वजीर। 7 जनवरी वक्त रात के 11:30, करीबन 1 घंटा बाद जबल खान वापस उस तहखाने में कदम रख चुका था। 1 घंटा उन असीरों के लिए 1 सदी के बराबर था। वहाँ सर्दी थी, भूख थी, खौफ था, कपकपाहट थी। हर गुजरता लम्हा उन्हें देखे शिकंजे में जकड़ रहा था। सोच सोच कर उनका दिमाग फट रहा था कि कोई दुश्मनी इन्याद ऐसा नहीं था जिसके बिना पे कोई उन्हें इस तरह अगवा कर लेता। बहराम और जबल खान के वापस आते ही उनकी जान में जान आई या फिर उनकी जान निकल गई, वो अंदाज़ा नहीं कर सके। मुझे आपके लीडर से बात करनी है। क्या आप उसे चुन चुके हैं? उन सब के चेहरे पे बारी बारी देखते हुए बोला, मैं हूँ लीडर, मुझसे बात करो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों है? सुल्तान के कहने पर वो कुर्सी को हाथ से खींचकर उसके आन सामने ले आया। बहराम उसके उस सारे वक्त में खामोश रहा। हाथ में अजीब सी खुजली होने लगी थी। शुरू से शुरू करते हैं। उसने टांग पे टांग चढ़ा ली, गर्दन सीधी किए। सुल्तान देखते अब वो बोलने को तैयार था। बज़ाहिर आप सब हमारे पास हैं किडनैप, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि आप सब से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर मुझे अपने घर की तरफ देखा था क्या? सादान अजीब से हंसी हंसते हुए बोला। बहराम तैश से उसकी ओर बढ़ा, मगर जबल उसका हाथ पकड़ चुका था। साथ उसे धीरज रखने को कहा। घर की तरफ नहीं जाना चाहिए तुम्हें, वरना एक लड़की तुम्हारे साथ भी है। बहराम गुर्राया। अगर तुमने दोबारा उस लड़की को दरमियान में लाने की कोशिश की तो वो कोई मुफाहमत, कोई डील नॉक नहीं होगी। सुल्तान का चेहरा सुर्ख हुआ था, मगर लहजा धीमा था। ज़रकीब अब भी सुन थे, साकिब सुन। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि 4 लड़कों के दरमियान अकेली लड़की थी, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उससे हो सकता था। बहराम खामोश रहा। तंबिया पे वो ठहर गया था। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो, और ये कौन सी जगह है? साफ साफ बताओ। तुम्हारे अगले अल्फाज मेरा जवाब होने चाहिए। हसन बेहद तरसी से बोला। ये रोज़गढ़ है। रोज़गढ़ जानते हो ना? शहर नहीं है, ये जगह है जो शहर से फासले पे है। पहाड़ों के अकब में दुनिया छुपती हुई आप जैसों ने छुपाई हुई है। जबल धीरे धीरे कह रहा था। बज़ाहिर यहाँ सब ठीक है, हुकूमत हमें सब देती है, हुकूक, विठहक, पानी, नौकरी, कारोबार की आज़ादी, पढ़ाई, सब। जो हमारे पास नहीं वो हमारी ज़मीन है। रोज़गढ़ की सिटी की ज़मीन, उस स्काई हाई की ज़मीन, या फिर उस ज़मीन से बदले पैसा। वो धीरे धीरे बोल रहा था ताकि उसकी बात समझी जाए। तुम सब इस वक्त मुल्क के सबसे मशहूर लोग। सुल्तान सिप्ता नौजवानों का मजबूत लीडर है। हसन सुल्तान एक कामयाब लीडर है और मसीहा। बैरिस्टर जबर और शहनवाज एक माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशल वर्कर हैं। और सैयद शाहजान सब मुल्क के सबसे मशहूर एंकर पर्सन। वो बोलते रुका, जो हाथ उठाकर का निशानदी करते हुए बोल रहा था। जब हरकिब की बारी आई तो उसका हाथ साकित हो गया। एक लम्हे के लिए आंखें भी, वो शायद दिल भी। अगले ही पल वो हर तासुर से बेकाबू पा गया। मिस वकार साहिबा तो इस वक्त मुल्क की हॉट टॉपिक हैं। आपके वालिद साहब के कातिलों के हमले ने आपको मशहूर कर दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी शोहरत को तुम्हारे हक में इस्तेमाल करूँगा, तुम गलत हो। उसकी आवाज़ बैठी हुई मगर मजबूत थी। आंखों में खौफ था मगर सुर्खी भी। मैं आपके लीडर से बात करना चाहूँगा। वो सुल्तान की तरफ वापस मुड़ा। आप सबको एक फ़ोन दिया जाएगा। आप अपने घर वालों से कहेंगे कि रोज़गार के मामले को मीडिया में लाएं, तारीख दिलवाएं और केस जितवाएं। आप सब भी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और हम उसे अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो मेरा ख्याल है कि हम नज़र में आ जाएंगे और हमारा हक हमें मिलेगा। हमें सुनेंगे। आपको बस हमारी आवाज़ बनना है, बस इतनी सी बात है। उम्मीद है कि कोई इनकार नहीं होगा। हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तुम कोई विक्टिम नहीं हो। जबर सुल्तान से पहले पड़ा। सही कहा, हम विक्टिम नहीं हैं। जबल तल्खी से बोला। मैं ज़रा आपको याद दहानी करवा देता हूँ कि जोरगढ़ की ज़मीन बेचकर इस सारे गांव ने एक कंपनी के इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो कंपनी साल अंदर हमें डबल देने वाली थी। शौहर को कोई राज़ी हो गया और कंपनी और रोज़गार के दरमियान ये मुआहदा करवाने वाले कुछ अहम लोग थे, जिनमें जस्टिस समिया ज़रकीब की वालदा, एंकर पर्सन सैयद मंसूर सादान के वालिद, वज़ीर आला शमी सिद्दर सुल्तान के भाई, और शहनवाज दुर्रानी जबर के वालिद
शामिल थे। उसने हसन की तरफ देखा, नजरों में तासुर था। तुम यहाँ सिर्फ इनके दोस्त होने की वजह से हो और तुम एक बार भी गैर जरूरी इजाफा हो। हसन खामोश रहा, कुछ बोल ना सका। प्लॉट ट्विस्ट ये कि कंपनी का मालिक करोड़ों रुपये लेकर भाग गया। उन सब की सांस से एक पल के लिए अटक गई और रोजगढ़ की बेची हुई जमीन पे स्काई हाई की तामीर शुरू हो गई। इस साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स भी। लोग पागल होने लगे। उनके लाखों करोड़ों रुपये उन्होंने चंद काबिल एतबार लोगों के कहने पे आकर एक कंपनी को थमा दिए थे। वो गायब थे। गांव के सरबराह और बाकी लोग कई बार उन 5 लोगों के पास गए थे, मगर बेसुध। कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता। आज 15 साल गुजर चुके हैं और हम वहाँ के वहीं हैं। उसके लिए तो तुम हमारी मदद करो, इसलिए तुम हमारी मदद करो या फिर हम अपने तरीके से करवा लेंगे। जबल ने पूरी वारदात कह डाली। इस 5 लोगों ने सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया और ना कह दिया। रोजगढ़ बागी था और रोजगढ़ स्काई हाई में होने वाले हमले में सैकड़ों लोगों का कातिल था। और सबसे बढ़कर रोजगढ़ जिन लोगों के खिलाफ था वह इत्तेदाद में थे। कंपनी का मालिक वजीर आजम का बहनोई था और स्काई हाई का मालिक वजीर आला था। कंपनी के मालिक के बारे में सारी दुनिया जानती थी। वो चोर है और उस वक्त कनाडा में है, अरबों रुपए का कारोबार कर रहा है, मगर कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। किसी की इतनी ही जुर्रात, यानी आप सब हमारी मदद नहीं करेंगे? जबल गहरी सांस भरते हुए बोला। अलबत्ता मायूस नहीं था वो। ठीक है फिर। शॉल का पल्लू दुरुस्त करते हुए वो उठा और बहराम के कंधे पे हाथ रखा। दे ऑल योर। वो मुस्कुराया, अजीब सी जुनूनी मुस्कुराहट। आई सर्व देम विदाउट ऑनर। वो उसी पुस्तौलब लहजे में बोला। खातून आप मेरे साथ आएंगी। जबल छोटे छोटे कदम लेता जरकीफ की तरफ आया। उसके हाथों में बंधी रस्सियां खोल दें। वो जख्मी सैनी की मानद फुर्ती से उठी और पूरी कुव्वत से एक मुक्का उसके जबड़े पे दे मारा। जबल खान अपनी जगह से हिला तक नहीं। जरकीफ ने उसी तेजी से उसके पेट पे लात मारी और एक मुक्का उसकी तरफ बढ़ाया जिसे वो रोक चुका था। हर कोई दम साधे उन दोनों को देखने लगा था, यहाँ तक कि बहराम भी। उसके दोनों बाजू उसके पुश्त तक ले जाते वो बुरी तरह से फड़फड़ाने पे मजबूर कर गया था। उसकी आंखें सुर्ख पड़ गई थी। बहराम जैसे होश में आया था, उसने आगे बढ़कर उसके हाथ वापस बांध दिए। वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। जो बात करनी है मुझसे करो। सुल्तान बेबसी से फड़फड़ाने लगा। हाथ हटाओ, छोड़ो उसे। जबल ने धीरे से जरकीफ को आज़ाद किया। ये मेरे साथ जाएंगी। यहाँ तुम मेरे ऑर्डर सुनने के लिए हो, मैं तुम्हारे नहीं। वो सुल्तान के पास आकर रुका। उसकी आंखों में आंखें डाले जाने क्यों उसने दोनों के दरमियान उस मुलाकात के पहले ही घंटे रकाबत की दीवार खड़ी हो गई थी। तुम्हारी खातिर तो तवज्जो के लिए मेरे खानदान के लिए मजीद मर्द यहाँ आना चाहते हैं। मुझे यकीन है इतने सारे मर्दों में तुम्हें खातून की मौजूदगी कुछ खास पसंद नहीं आएगी। तुम उसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। मुझे तुम पे एतबार नहीं है। वो झटपटाया था खुद को छुड़वाने के नाकाम से। तुम्हें जो बात करनी है यहाँ करो। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अब की जबर भी बोला था। सादान शायद हवासों से बेगाना हो चुका था। तुम जाओ, उनकी उसूला और ज़ायफे में दुरुस्त करता हूँ। बहराम हाथ झुला कर बोला। साथ ऊपर खड़े अपने साथियों को आवाज़ें दी। लेकर जाओ इसे। ये खून खराबा देख कर बेहोश न हो जाए। उसके बस में नहीं था। वह धक्के देकर अपने भाई को निकालता और यहाँ मौजूद लोगों पे अपना हाथ साफ करता। उसकी आवाज़ पे सीढ़ियों से उतरते कई लोग तहखाने की तरफ आए थे। जबल ने गर्दन तिरछी करके जरकीफ को देखा था। हल्की सुरमई आंखें गहरी सुरमई आंखों से टकराई तो आंखें नम थी। कुछ था जो जबल खान के दिल को खप सा गया था। कोई दर्द सा, कोई सुकून सा। हमेशा के लिए दूसरी नजर मिल चुकी थी। उसका दिल बुरी तरह जकड़ा चुका था। आप चलेंगी खातून या मैं मजीद ताकत आजमाई करनी है? वो जवाब देती कि जबल साल का पल्लू हाथ में लपेट कर उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेता हुआ हवा में बढ़ गया। जरकीफ सुन साकी तो उसके साथ चलने पे मजबूर हो गई। सुल्तान सिकदर के दिल पे जैसे किसी ने पैर रख दिया। उसने बेअख्तियार खुद को छुड़वाने की कोशिश की। गर्दन उठाकर ये देखने की कोशिश की जहाँ से उसे लेकर गया था, मगर रास्ता ब्लॉक हो गया था। बहराम ने अपने साथियों समेत उनके आगे खड़ा वो शॉल उतार कर कुर्सी पर रख रहा था और कप मोड़े। उसके एक साथी ने हानि एक
ने बल्ला उठाया, कोई चाकू उठा रहा था। आधे घंटे की मुलाकात टॉर्चर रूम में तब्दील हो चुकी थी। वो हर का ये बाप उनके लिए मुश्किलात का अंबार ले आया था और वो 5 लोग इस बात का एतराफ़ करते थे। 8 जनवरी रात 1 बजे। ये एक शुदा और गर्म कमरा था। आसिफदान में लकड़ियों की चटकने की आवाज़ें आती थी। आसिफदान के आगे वो सोफ़े रखे थे। उन्हीं सोफ़े में एक पिज़रखी पैर समेत के बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मुतारिम और आंखों में ढेर सारी बेचैनी। उसके हाथ में भी अपनी पुस्त तक बंधे हुए थे। उसे यहाँ से जाना था। वो यहाँ नहीं आना चाहती। यहाँ आकर उसे गर्माहट का एहसास हुआ था, मगर ये तहखाना की सर्दी वो खौफ ज़ाइल होने के बजाय बढ़ गया था। वहाँ जल्तान था, हसन था, वहाँ सब थे और यहाँ वो अकेली थी। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तहखाने से अर्श तक जाती चीख वो कराहे उसका दिल सिकोड़ कर रख देती थी। वो जाहिल लोग उसके दोस्तों को मार रहे थे, उसे बुरी तरह से मार रहे थे। उसके आंसू बहने लगे थे। बाजू छोड़ो, उसके बाजू पे गोली लगी है, बाजू छोड़ो। वो जबर की चिल्लाने की आवाज़ ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो दहल कर अपनी जगह से उठे थे। अभी वो जाने कदम बाहर की तरफ उठाती, जबल खान अंदर दाखिल हुआ था। वो अपनी जगह थम गई थी। उसके हाथ एक मुलाजमा भी थी जिसके हाथ में ट्रे था। वह ट्रे मेज पर रखे पलट गई। उन्हें मत मारो, हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वो रोने लगी थी। बाहर से आती आवाज़ें हर लम्हे तेज होती जा रही थी। जबल ने एक नज़र उसे देखा, फिर दरवाजे को। उनकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ ये मत करो। अच्छा आवाज़ें, वो जैसे सहूलियत से बोला, फिर 2 कदम आगे बढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया। अब नहीं आएंगी। बड़ा ही ढीठ है कोई। धीरे से दरवाज़ा बंद करके वो पलटा। ज़रख़ी वक़ार का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पे आ गया। वो उस वक्त किसी गैर मर्द के साथ थी। खौफ बेहद छोटा लफ्ज़ था, वो उसे उस वक्त महसूस हुआ। दरवाज़ा खोलो वरना आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूँगी। जबल असल लिए बगैर छोटे छोटे कदम लेता उसके ओर बढ़ा चला आया और उसके अक़ब में खड़े होकर उसके हाथ खोले। बैठ जाएं खातून, आपने अपनी बड़ी मामलात तय करने हैं। एक शान से वो उसके सामने वाले सोफे पे आकर बैठा। दरमियान में छोटी मेज़ थी। उसके मेज़ के साथ हल्के सब जूते रखे थे, वो दागदार जूते। चाय या कहुआ। वो कदर झुक कर आगे को हुआ और ट्रे अपनी जानिब खिसकाते हुए कहा, मेरे दोस्तों का और मुझे जाने दो। तुम्हारा मसला हम नहीं है, हमारे पेरेंट्स हैं। ये घर वाले ने जो भी किया है उसकी सज़ा हमें नहीं दे सकते। वो तेज तेज बोल रही थी। जबल खामोशी से केतली चाय कब उंडेलता रहा। तुम अनपढ़ हो, तुम गांव के रहने वाले हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि हम 4-5 लोगों के हाथ में कुछ नहीं, हमारी कौन सुनेगा? चीनी या शहद? वो उसके लेक्चर से अक्सर बेनियाज से बोला, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम सब मामूली से लोग हैं। वो सोफे से आगे को हुई। हाँ ठीक है, लोग हमें जानते हैं, हमारी सुनते हैं, लेकिन रोज़गढ़ के बहुत बड़ा मामला है। अगर हम इसमें इन्वॉल्व हुए तो पूरा मुल्क हमारे खिलाफ इख्तलाफ करेगा। सारी दुनिया हमारे खिलाफ होगी और हम सबसे अपनी रिपुटेशन खो देंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे। ख़त्म, फिनिश। उसकी आंखों दोबारा बहने लगी थी। उसे समझ न आया कि वो इस ढीठ आदमी को क्या कैसे समझाए। तुम और तुम्हारे लोगों ने स्काई हाई पे जो हमला किया था उसके बाद कोई भी तुम्हें मजलूम नहीं समझता। तुम विक्टिम नहीं हो और जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा वो विलन होगा। ये फीकी है। उसने सब चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया, और हम इसे इन टिक्कियों के साथ पीते हैं, आप भी ट्राई करें। उसकी बात काट कर बोला, तो क्या? ज़रख़ीफ़ ने कप उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पे दे मारा। मारे बेबसी के वो काँप रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वह हलक के बल चीखी थी। तुम लोगों ने मुल्क के आला ओहदेदारान आम लोगों पे हमला किया है। लोग मारे गए थे। तुम समझ रहे हो? तुम समझ भी रहे हो क्या हुआ है? आराम से बात करें, चीखने से आप मुझ पे धाक नहीं बढ़ा सकते। वो तहम्मुल से बोला। चेहरे के तासुरात अब भी बर्फ थे। स्काई हाई पे हमला हुआ, लोग मारे गए, इमारत को नुकसान पहुंचा, सब आपको किसने बताया? रिप्रेजेंटेटर्स ने। और आप कौन होते हैं? वो लोग जो हमारा हक खा कर बैठे हैं, वो जिन्होंने हमारी ज़मीन, हमारा पैसा हथिया लिया। हम विलन नहीं हैं, हम बस सादा से
थे हम पे इल्ज़ाम लगे हैं और किसी ने उसकी तरदीद नहीं की है, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। क्या सबूत ना होने से इंसान गुनाहगार हो जाते हैं? उसकी आंखों में ज़रकीफ़ की आंखें में गाड़े हुए एक सवाल किया तो सुरमई आंखों वाली लड़की ने गर्दन कढ़ा ली। हाँ, हो जाते हैं। जिनके पास सबूत न हो वो मुजरिम साबित हो जाते हैं। गलत कहा खातून। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट लिए आगे हुआ। मुजरिम वो नहीं होते जिनके पास सबूत ना होते, मुजरिम वो होते हैं जिनके खिलाफ सबूत हो। हमारे खिलाफ किसी के पास कहाँ सबूत था? ज़रकीफ़ वक़ार के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। वो बर्फ़ जैसी हो गई। क्या उनके पास कोई सबूत था? क्या मीडिया के पास कोई तारीख थी? क्या जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए उनके लफ्ज़ों में सदाकत थी? 15 साल पहले हमें खुशदिली के खुद हाली के साथ जवाब दिखाकर हमें हमारी ज़मीन और पैसा ले लिया गया। अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि हमने अपना पैसा और ज़मीनें क्यों दी। हर इंसान को खुशहाल मुस्तकबिल और अच्छे हाल की ख्वाहिश होती है। अगर मेरे लोगों को भी थी और इसमें गलत क्या है? उसके लहजे में नरमी मलामत थी, मगर उस ढीठ वकील पे जैसे कोई असर ही ना हुआ हो। दिल हक हार गलती गलत इंसानों पे भरोसा करना था। वो चबा चबा कर बोली, गलत इंसान कौन थे? अगर आपको कोई जज उठाकर कह दे कि उस केस के बाद आपको बड़ी इमारत मिलेगी या ओहदे मिलेगा, तो क्या आप यकीन नहीं करेंगी? शायद ना करेंगी, लेकिन अगर वो अपने साथ 4 माज़र लेके आए तो आप भरोसा कर लेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, क्योंकि वो सिस्टम में बैठे लोग हैं, क्योंकि वो कानूनदान हैं। हमारा कसूर ये नहीं था कि हमने 1 मिनट कहा था, हमने किसी पे भरोसा किया। मकतूल से ये नहीं कहा जाता कि वो कातिल है। कत्ल क्यों हुआ? वो मकतूल के इंसाफ दिलाया जाता है। फायर ट्रायल क्यों नहीं देता? 15 साल और सिर्फ 3 सुनवाइयाँ। न जाने क्यों, मगर उसके लहजे में तल्खी घुल गई थी, रंज और मलाल भी। 15 साल एक लंबा अरसा होता है जबल खान। ये फैसला तुमने नहीं किया था, ये यकीनन तुम्हारे बड़ों ने किया होगा। तुम उन बड़ों की झोंकी हुई आग में खुद को क्यों झोंक रहे हो? ये आग नहीं है, ये बगावत है, ये तोहफा है, ये गैरत है। ये मेरी दास जी ने मरते वक्त मुझे तोहफे में मेरे लोगों की जिम्मेदारी दी थी। मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। ये ज़मीन हमारा इनाम है, मैं उसमें गैरों का हिस्सा नहीं निकाल सकता। वो लम्हे भर को खामोश हुआ। तोहफों की कद्र की जाती है, उनकी कद्र नाकदरी करे तो उन्हें नुकसान पहुंचाए तो बुरा लगता है ना? ज़रकीफ़ ने उससे नहीं देख रही थी। वो एकटक शीशे की इमेज के साथ रखे अपने मखमली सब जूते देख रही थी। शमातों में एक फिक्रा गूंज रहा था, तुम ये जूते पहनकर ऊंची लगोगी ज़रकीफ़, ये मेरा तोहफा है, इसकी कद्र करना और करवाना। उसके बाप ने वफ़ात से 1 माह कब्ल उसे ये जूते खरीद कर दिए थे। आज वो उन जूतों पर किसी के पैरों के दबाव की वजह से मिट्टी के बड़े-बड़े धब्बे लग गए थे, शायद थोड़ा सा कीचड़ भी। वो साफ हो जाते, मगर पहले जैसे नहीं। तुम सही कहते हो। उसकी आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। कोई तोहफों की कदर न करे तो उसकी आंखों के आंसू की बाढ़ आ गई थी। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। सर हाथों में गिराए वो बेआवाज़ रोती गई। छोटे कटे बाल चेहरे के इतराफ में फैल गए। जबल खान ने उसके झुके हुए सर को देखा, उसकी कलाइयों पे बने जख्म को देखा। कमरे में गूंजती उसकी सिसकियां सुन रहा था। आज से पहले जबल खान को किसी औरत के रोने से इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। उसने मेज पे रखा पानी का गिलास उठाया, अपने शॉल के एक कोने पे पानी गिराया और यहाँ तक कि वो गीली हो गई। फिर उसने झुककर धीरे से उसका सब जूता उठाकर अपने घुटने पे रखा और शाल के गीले हिस्से से उन दागों को मिटाने की कोशिश करने लगा। कबीले का सरदार, गांव का सबसे मगरूर मर्द, अपनी शाल से एक औरत के जूते साफ कर रहा था, बगैर माथे पे शिकन लाए, बगैर किसी हिचकिचाहट के। आशिदान ने दम साध लिया था। दीवार साकिन सी उसे तकती रही। ज़रकीफ़ ने सर उठाया और धक से रह गई। क्या ये तुम क्या कर रहे हो? उसने दहल कर अपना जूता उससे वापस लेना चाहा, मगर उसकी ये गिरफ्त हल्की नहीं थी। तुम ये सब करके मेरा फैसला नहीं बदल सकते, मेरा दिल नहीं बदलेगा। काश अल्लाह ने इंसानों को दिल बदलने के इख्तियार दे रखे होते। वो बड़बड़ाया। ज़रकीफ़ ने एक बार फिर झिपट कर अपना जूता लेना चाहा, मगर नाकाम। अगर ये दिया होता तो क्या?
तुम रोज जोरगढ़ के लोगों के लिए अपना दिल बदल देते। नहीं, उसके जिस तरह जूता उठाया था उसी तरह वापस भी रख दिया। हाँ, मैं कोशिश करता कि आपके शहर वालों के लिए आपका दिल बदल दूं। उसकी आंखों के आगे सुल्तान सिकंदर का चेहरा था और जबल खान ने अपनी सारी जिंदगी में किसी इंसान के चेहरे में इतना हसद नहीं किया था। मेरे शहर के लोगों के लिए मेरा दिल क्यों बदलना है तुम्हें? क्योंकि आप उन्हें अपने मोरल से ज़्यादा चाहती हैं। वो उसी वक्त यहाँ बैठकर जब आपको हमारे साथ हमदर्दी करनी चाहिए थी, आप उन लोगों के बारे में सोच रही हैं। मैं अपना मकाम, अपनी कुर्सी की शान की परवाह किए बगैर आपके जूते तक साफ कर दिए हैं, क्योंकि यह नुकसान हमारी वजह से हुआ है। कोई मुकाम, कोई क्रेडिबिलिटी किसी की मलकियत से बड़ा नहीं होता। वो सफाई से बात बदल गए थे। चाय लेंगी? चाय लें प्लीज। उसने अपना कप उसकी तरफ बढ़ाया। जरकीफ यूं ही बैठी रही। एक नज़र दरवाजे को देखा। तुम मुझे मेरे दोस्तों से दूर यहाँ इस कमरे में ले आए हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे हाथों से ये चाय ले लूँगी। यकीनन तुमने उस पे बेहोशी की दवा डाली होगी और तुम चाहते हो। मेरे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, अलबत्ता आपका आइडिया अच्छा है। पहले देती तो अमल करने के बारे में सोचा जा सकता था। उसे गोया अफसोस हुआ। जरकीफ को सदमा लगा था। जबल खान गहरा सांस लेते हुए आगे को हुआ। देखिए खातून, इस वक्त मेरी वाहिद दिलचस्पी सिर्फ मेरा पैसा है, हमारी ज़मीन। अगर मेरी दिलचस्पी आप होती तो इस वक्त आपको मुझसे कोई बचा नहीं सकता था, खुद मैं भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम बात करें। मैं मरकर भी तुम्हारे इस तवीज़ पे अमल नहीं करूँगी। जबल खान वो फुकार कर बोली। मैं आपको सोचने का वक्त देता हूँ। वो कहते हुए उठा और साथ बाहर से किसी को आवाज़ दी। दो लड़कियां भागी भागी चली आईं। निहायत एहतराम से खातून के हाथ दोबारा बांधो और इनके पास बैठो। बहराम उन्हें वापस लेने आ जाएगा। मुझे यहाँ तुम लाए हो और छोड़ने भी तुम ही जाओगे। मैं इस जंगली के साथ नहीं जाऊँगी। जबल खान दरवाजे की तरफ जाते हुए मुड़ा। जरकीफ अब दो लड़कियों के नरगे में थी। माजरत, मगर यहाँ आप मेरी हॉस्टेस हैं, मैं आपका नहीं। वो रुका। एक तेज नज़र उन लड़कियों पर डाली जो उसके हाथों को बुरी तरह दबोचे हुए थी। मैं ज़रा नरमी से पेश आओ और लड़की है वो। उसने दोनों औरतों को पश्तो में घर का साफ साफ उर्दू में बताओ ना क्या कहा है। क्या मेरे सुन लेने से खौफ है? जबल खान अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। मैंने उनसे कहा कि ज़रा सख्ती से हाथ बांधे, खातून के हाथ बहुत चलते हैं। जरकीफ ने कुछ कहने को मुँह खोला मगर वो जा चुका था। उसके हाथ पे रस्सियों की गिरफ्त मजबूत हुई थी। उसे रोना आया था, उसे बेख्तियार रोना आया था। काश वो वक्त को पीछे ले कर जा सकती और उसके आधे घंटे की मुलाकात पे लानत भेजती। काश काश काश। दहर के खुले बाब बंद करना इंसान के बस में नहीं होती। 8 जनवरी रात 1:30 बजे। तहखाना वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो छोड़ कर गई थी। बहराम उसे जंगलियों की तरह तरकीबों घसीट कर लाया, फर्श पर फेंक कर चला गया था। उसे जबल और बहराम के रवैये पे वाज़ेह फ़र्क अब नज़र आया था। उसे मर्द और अगवाकार का मतलब अब समझ आया था। उन्हें उसकी तब फटे जब उसने उन 4 असीरों की हालत देखी। उसे सांस लेने में वक्त हुई, दिक्कत हुई, सॉरी। खून की उस बू में वो वाकई चंद पल के लिए सांस नहीं ले सकी। कुर्सियां टूटी पड़ी थी और उसे यकीन था कि उन चारों लोगों के जिस्म पर ही तोड़ी गई थी। सादान बेहोश था। उसके माथे पे खून जम चुका था, नाक पे एक कट था और आंखों के नीचे नील। उसका जिस्म सट से खाली था और जिस्म पे भी इसी तरह के सुर्ख निशान। जरकीफ ने उसको कंधे से झिंझोड़ा और सारी दुश्मनी सारा नियात दूर जा सोया था। वो सादान को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने ज़रा फासले पे जबर पड़ा था। वो गहरे लंबे सांस ले रहा था। आंखें आज खुली थी। उसकी सियाह जैकेट दूर पड़ी थी मगर जिस्म पे सट मौजूद थी। जगह जगह से फटी हुई खून से गीली कराहने की आवाज़ पे उसने यूं ही अपने वजूद को आगे घसीटा। हसन सुल्तान बामुश्किल दीवार से टेक लगाए हुए थे। कनपट्टी से खून बह कर चेहरे पे जम गया था। गर्दन और चेहरे पे ढेर सारे नीले सुर्ख निशान पड़ गए थे। उसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर रहा था। वजह जख्म नहीं थे, उसके बाजू के प्लास्टर उधड़ा हुआ था। जरकीफ वकार अपनी जगह से जामिद हो गई। उसके बाजू पे गोलियां लगी थी और अभी उसके जख्म हरे थे। ये प्लास्टर उधड़ना दोबारा गोली लगने के मुतदराफ था। और उसके सामने बैठी है बेआवाज आंसू बहाती रही। ये क्या हसन है? ये क्या है?
कैसी ज़ख्म है ये, जहन्नम है ये, हमारा क्या कसूर है, हमने क्या किया है। उसके बस में होता तो वो अभी कि अभी उसे ठीक कर देती। वो बस उसे देख कर रो सकती थी, उसके अलावा वो कुछ भी उसके बस में नहीं था। मैं ठीक हूँ ज़रकीफ़, मैं ठीक हूँ, कराहते हुए बामुश्किल बोल रहा था। सादान को देखो, ज़ल्तान को देखो। वो जैसे एक झटके से होश में आई। ज़ल्तान वो कहाँ था? वो अपनी जगह से उठी और अपने सामने तहखाने के आखिरी कोने में उसे नजर आया। उसके करीब आकर बैठी। सफ़ेद हाई निक स्वेटर ने उसके जिस्म के जख्म छुपा रखे थे, मगर उन पे लगे ज़रीफ़ वो महसूस कर सकती थी। उन तीनों को देखकर उसके दिल में होंक उठी थी, मगर सुल्तान का एक एक जख्म उसे अपने दिल पर पड़ता महसूस हुआ था। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सीने में घूंसा दे मारा हो। वो बेबसी से उसका चेहरा देखने लगी। नील जख्म फटा हुआ होंठ सब बकौल जैसे थे, मगर आंखें, उसकी आंखों में अजीब सी बगावत थी। वो एकटक छत को देख रहा था। उसे देखकर कहीं से नहीं लगता था कि उसे कोई दर्द हुआ होगा, उसे कोई तकलीफ हुई होगी। अगर कोई हुई भी हुई तो वो उसे महारत से छुपा गया था। उसने तुमसे क्या कहा? उसकी आवाज़ बेलचक थी, अंदाज ठहरा हुआ था। हमलावरों को कोई बदतमीजी की तुम्हें कुछ कहा? तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या करूँ ज़ल्तान? मैं क्या करूँ? मैं कर भी क्या सकती हूँ? वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके सिरे से आंसू बज़ाहिर सुल्तान की हथेली पे गिर रहे थे, मगर वो जानता था कि ये आंसू कैसे उसके दिल पे गिर रहे थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो? उसने गर्दन मोड़कर ज़रकीफ़ को देखना चाहा। ज़रकीफ़ ने गर्दन झुका दी। उसके रोने की रवानी आ गई थी। उसका सब्र आजमा रही थी। एकदम उसकी नज़र सुल्तान की गर्दन की दाएं तरफ पड़ी थी। उसका दिल धक से रह गया था। वहाँ चाकू का जख्म था, वो उससे खून रस रहा था, मगर उसके ढीठपन का ये आलम था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। वो तैस के आलम में अपनी जगह से उठी और सुल्तान ने कराह कर आंखें मीच ली। वो ज़रकीफ़ को दरवाजे की तरफ बढ़ता देख रहा था। उसके जिस्म में शिकत नहीं थी। वो उठकर उसे रोक लेता। ज़रकीफ़, वापस आओ, वो तुम्हें नुकसान दे सकता है। फॉर गॉड सेक, इधर आओ। ज़रकीफ़ उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ दब गई। गर्दन में ऐसा दर्द उठा था कि अलमान जख्म तकलीफ देने लगा था। वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ी जोर जोर से दरवाज़ा बचा रही थी। उसके अंदाज में जारियत थी। आंसू तेजी से बह रहे थे। उसका दिल फट रहा था। जबल खान, दरवाज़ा खोलो। घटिया इंसान, बाहर निकलो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी गैरत है तो जाकर उन लोगों से लड़ो जिन्होंने तुम्हारा हक खाया। वो धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटते हुए गुर्रा रही थी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरे दोस्तों पे हाथ उठाने की? अगर इतनी ही गैरत है तो खोलो उनकी रस्सियाँ और फिर मुकाबला करो। दरवाज़ा खोलो जबल खान, घटिया खबीस इंसान, दरवाज़ा खोलो। वो वापिस आओ तो ज़रकीफ़, उसे मत बुलाओ। वापिस आओ ज़रकीफ़, उसे मत बुलाओ। उसे उधर वापिस आओ। ज़ुल्तान ने अब सख्ती से उसे पुकार रहा था, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो रो रही थी, चीख रही थी, बस जबल अजलाल खान को आवाज़ दे रही थी। उसी पर दरवाज़ा खुला। ज़रकीफ़ ने नहीं देखा सामने कौन है। उसने एक हाथ घुमाया और जनाटेदार थप्पड़ उसके मुँह पे दे मारा। जबल खान था। उसके साथ आए दो लोगों ने आगे बढ़कर वैसे ही थप्पड़ उसके मुँह पे मारना चाहा, मगर जबल खान के हाथ के इशारे से रुक गए। ज़रकीफ़ का गुस्सा किसी तौर कम न होता था। गुस्सा तो उस वक्त जबल खान की आंखों में भी था। उसकी आंखें कहती थी कि वो उस वक्त किसी के भी टुकड़े कर सकता था। उस वक्त किसी कहर से कम नहीं लगता था। क्या क्या हालत की है तुमने उनकी? इंसान हो या हैवान, तुम पागल हो गए हो। हमने किस बात का बदला ले रहे हो? चीख चीख कर उसका हलक दुख गया था। आइंदा आपका हाथ मेरे चेहरे तक नहीं आना चाहिए खातून, वरना मैं इसमें अमर को यकीन बनाऊंगा कि आपका हाथ चंद दिन के लिए मफलूज रहे। ऐसे कर अंदाज में बोला कि ज़रकीफ़ को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए थे, मगर डट कर खड़ी रही। जबल खान की सर्द नज़रें उसके अंदर तक गड़ रही थी। अगर तुमने सुल्तान पे दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे मुंह पे दोबारा ऐसे ही थप्पड़ मारूंगी। अगर तुमने दोबारा हाथ तोड़ दिया तो मैं तुम्हें गालियां बकूंगी। अगर तुमने उसने उंगली उठाकर उसकी रुख आंखों के सामने लहराई, दोबारा सुल्तान सिकदर पे हाथ उठाया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हो कि मैं सुल्तान सिकंदर को ही जिंदा ना छोड़ूं, या फिर मुझे इजाज़त है कि उसे छोड़कर बाकी सबको जिंदा ना छोड़ूं। उसने कहते हुए उसे कंधों से पकड़कर एक झटके से घुमाया और इसके हाथ की पुश्त से लगाए। वो झटपटाई, मगर वो खुद को आज़ाद ना करवा सकी। जबल की गिरफ्त मजबूत थी। तुम
किसी को नुकसान नहीं दोगे। अगर तुमने दोबारा मेरे दोस्त पे हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। जबल ने अपने साथ आए 2 लोगों को आगे चलने का कहा। खुद जीप से एक पतली रस्सी बरामद की और बड़े ही सुकून से उसके दोनों हाथों के पुष्ट पे बांधने लगा। वो इसी लायक थी, उसे यकीन हो गया था। हाथ मत बांधो मेरे, मैं कहती हूँ, हाथ मत बांधो मेरे। उसने झटके से खुद को छुड़वाया और हाथ बांध चुका था सो गिरफ्त ढीली छोड़ दी। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पे उंगलियों के निशान पड़ गए थे। जबल उसे बाजू से पकड़ कर नीचे ले आया। हमारे हाथ बांध कर अब हम पे टॉर्चर करके खुद को बड़ा सूरमा समझते हो। अब आप खुद को क्या समझती हैं? मेरी जगह पे ये थप्पड़ बहराम खान को मारा होता तो आपका एक बहुत अच्छा सबक देता। मैं तुम्हारे उस पालतू कुत्ते से डरती नहीं। वो इसलिए कि अभी उसने आपको ये छुआ नहीं, आप पे हाथ नहीं छोड़ा। वो आगे आया, 2 कदम मजीद आगे। उसकी सुर्ख होती आंखों में लावा दहक रहा था। जानवरों से डरा करें। खातून कब कहाँ कौन कैसे काट ले इल्म नहीं होता और जहर से आपका जिस्म सब्ज पड़ जाएगा। वो पीछे हुआ तो हसन और जबर चुपचाप उन्हें देख रहे थे। तुम खुद को जानवर कहते हो? छत से आंखें लगाए जल्दान सिकदर की रोबोटिक आवाज पे वो मुड़ा। मैं नहीं समझता क्योंकि जानवरों का कभी एक वजूद होता है। तुम बरम हो, बेकार हो, बेगैरत। जबल खान उसके सामने आकर रुका। यूं उसे फर्श पे गिरे हुए देख सकता था। उसका चेहरा उसकी भूरी आंखों में जलता तेज देख सकता था। तुम्हारी गैरत पे तो फिर गस करना चाहिए। एक औरत को जज्बाती करके दरवाजे खोलने भेज दिया। वो पंजों के बल नीचे बैठे अफसोस से उसका चेहरा देख रहा था। जख्म इतने गहरे तो नहीं थे कि तुम्हारी मर्दानगी ने सह ना सकती। सुल्तान हंस पड़ा, अजीब सर्द खोखली हंसी। फर्ज करो अगर इसे मैंने भेजा भी था तो तुम्हारे चेहरे के निशान ये बताते हैं कि मेरा फैसला दुरुस्त था। वो हंसता गया, जोर जोर से करवट बदल कर हंसता रहा। ज़हन में कोई और अल्फाज गूंज रहे थे। जब मुकाबिल तैयारी के साथ आए तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी तैयारी करो। मुकाबला हर बार जिसमें ताकत जोर बाजू का नहीं होता। कई बार मुकाबले दिमाग और जज्बात और बर्दाश्त के होते हैं। हाँ, हरीफ का जिस्मानी तौर पे मजबूत होना कई बार वक्त खो देता है और अगर किसी चीज़ की अहमियत रहती है तो वो है तहम्मुल, बर्दाश्त, मुस्तक़बिल मिजाज की। यार जबल खाना, उसने बहराम की नकल उतारी। तुमसे तो एक औरत भी काबू ना हुआ, 4 मर्दों को कैसे झेलेगा तुम? वो हूबहू ही इसकी नकल उतारते हुए हंस रहा था। ये कैसी तहस दिलाने वाली हंसी थी। हंसना बंद करो, वो ठंडे लहजे में बोला। तीर निशाने पे लग रहा था। वो गुस्सा उसकी अकल को दीमक की तरह चाट लेता है। आना पे होने वाला वार इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है। वो गुस्से तहस बनाए खेल बिगाड़ देता है इंसान को, उससे हटा